मेरी तजवीज है अपनी, वो माने या न माने, इस मुगल गार्डन का नाम समाप्त होकर विवेकानंद गार्डन होना चाहिए। इसलिए कि आप सब दिल्ली वाले हैं, ये होगा, मेरा विश्वास है। और आखिरी, क्योंकि वंदे मातरम आपने सुबह शुरू में गाया, वंदे मातरम के बारे में आखिरी बात कह के समाप्त कर देता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, मेरी पूरी टीम इस बात के लिए काम कर रही है। तो पहले तो लोगों को बताना होता है सच बात क्या है, तथ्यों पे क्या है, फिर उसको कैंपेन करना होता है। अभी हम दूसरी स्थिति में हैं। भारत के पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर के कई सारी भ्रांतियां हैं, और सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि 1937 में मुसलमानों ने जो यहाँ रह गए थे, यहाँ थे वो, और जो पाकिस्तान बनाने का एजेंडा चला रहे थे वो, उन्होंने एक एजेंडे के तहत फूल वाले चाचा से ये कहा कि वंदे मातरम गाने से हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है। यही वर्बेटम बात की। अब क्योंकि वो तो जल्दी में थे, काम उन्हें बहुत रहते थे बेचारों, उन्होंने तत्काल कहा कि देखिए ऐसा है, इसको लंबा ना बढ़ाए, एक पैराग्राफ ही गाया जाएगा, और वो ऊपर का एक पैराग्राफ गाया जाता है, पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाता। हमने जब इस पर रिसर्च करना शुरू किया, हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। ये 37 का फैसला है, दो लोगों के बीच में, दो तथाकथित पार्टियों के बीच में है। अगर आजादी से पहले किसने किससे क्या समझौता किया, हमको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो ख्याल आया वो हमको मिल गया, और जब मिल गया तो हम पिछले 5-7 साल से लगातार उसका प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि जब भारत की आजादी का दिन आया तो हमेशा जो डिफिकल्ट काम होता था, फूल वाले चाचा सरदार जी को सौंपते थे, सरदार को सौंपते थे, पटेल साहब। सरदार पटेल से कहा गया कि जब रात के अंदर आजादी का जब मैं भाषण दूंगा अंग्रेजी में, क्योंकि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद में भारत की संसद में वंदे मातरम बजना है। आप लोग देखिए अपने बीच में से, यही रत्नू साहब हजारों साल जिए, लेकिन इनके बाद इनको इनके कारणों से जाना जाएगा, यही इनकी पहचान होती है। ये कितने बड़े डॉक्टर थे, इसकी चिंता भी नहीं। इसलिए देखिए कितने उस समय भी मैं कहता हूं, जैसे आज मानता हूं कि कुछ ताकतें उस वक्त भी थी और उन्हें अपना काम दिया, और उन्होंने कितनी खूबसूरती से किया। रत्नू भाई, सरदार पटेल से कहा कि वंदे मातरम गाना है संसद में, इसके लिए किसी से बात कर लीजिए। सरदार पटेल ने खामोशी से सिर्फ सर हिला दिया, और बाद में अपने लोगों से पता किया, एक देश के जाने माने संगीतकार जो उस जमाने मुंबई में नहीं थे, तमिलनाडु में थे, मद्रास में थे, उनको फोन लगा करके बात की और कहा कि मैं चाहता हूं कि कल रात भारत की आजादी की घोषणा होगी और उसके बाद वंदे मातरम गाया जाएगा। मैं चाहता हूं आप वंदे मातरम गाएं। मैं कभी कभी उन लोगों के शब्द को पढ़ता हूं तो लगता है हम कितने बौने लोग हैं, हमारे पूर्वज कितने बड़े थे, इमेजिन ही नहीं कर सकते। उन्होंने वहां से सरदार पटेल से कहा, मेरी एक शर्त है सरदार साहब, मैं आऊंगा लेकिन मेरी शर्त है। आज अगर आप कह देते तो 2 राज्यसभा, 2-4 बड़ी डीलों के अलावा कुछ नहीं था। उस आदमी के शब्द सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं, वंदे मातरम गाऊंगा, मेरी शर्त यह है कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने कुछ उनसे कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं जहाज भेज रहा हूं। बात आई नहीं, देखिए बात करने का। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं खंडित नहीं गाऊंगा, सरदार पटेल ने कहा मैं आपको एरोप्लेन भेजा। एरोप्लेन भेजा, उनको लाए, वो नीचे बैठे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच पूरी दी, स्पीच के बाद वो नीचे आ गए। जब सरदार पटेल की तरफ देखा कि वंदे मातरम वाला कहां है, तब उस संगीतकार को कहा सरदार पटेल ने कि आइए। जानते हैं वो संगीतकार कौन था? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। वो गए और राग में 9.5 मिनट में 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में बजा। सुबह नेक्स्ट डे 10:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने उसी वंदे मातरम को गाया। मेरा सवाल यहां से आपके लिए है, अगर आजाद भारत में पूरा वंदे मातरम गाया गया था, तो फिर आज के आजाद भारत में पूरा वंदे मातरम संसद में क्यों नहीं गाया जाता? इसकी हमने छोटी सी शुरुआत ये की है, कुछ लोगों की मदद से, चंदे से एक बुक मार्क छपवाया है। अभी 5-7 दिन पहले देश के एक महान कलाकार जो पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुए थे, 10 साल की उम्र में एक लाशों की गाड़ी में उनको किसी ने फेंक दिया था। वो वहां से आए, 10 साल की उम्र थी, ट्रेन अमृतसर पे रुकी, अमृतसर पे खोली नहीं क्योंकि लाशें थी। फिर दिल्ली में आके रुकी, उन लाशों में से एक बच्चा रोते हुए निकला बाहर। लोगों ने कहा ये जिंदा है, जिंदा है। वो बच्चा बेचारा खेलता रहा, फिर किसी कैंप में चला गया, फिर बड़ा हो गया, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ा, और आज भारत का सबसे बड़ा कलाकार है, उसका नाम है मनोज कुमार, जिसे आप भरत कुमार के नाम से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका हॉस्पिटल में गया था, उनको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी कोविड की वजह से। पिछले 3 साल से मुझसे टेलीफोन से बात करते रहे, मिल नहीं पाए, लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा काम कर दिया। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि मैं लता जी को सीधे तौर पे नहीं जानता हूं, आप बात करेंगे तो मेरी कुछ बात बन जाएगी। उन्होंने लता जी से कहा कि ऐसे मेरा पूरा इंट्रोडक्शन कराया और कहा कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं, आप सिर्फ मूर्ख सहमति दे दें, क्योंकि ये कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे।
लता जी से मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो आपने वंदे मातरम गाया है आनंद मठ में, उस पूरे वंदे मातरम को हम हमने 3 तस्वीरें छापी हैं, उसमें सरदार पटेल भी, उसमें वीर सावरकर भी हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें महाराणा प्रताप भी हैं, और बुक मार्क बनाया हमने और उसमें QR कोड डाला और लता जी से पूछ करके उन्होंने हमको परमिशन दे दी। लता जी ने क्योंकि वीर रस में गाया है इसलिए 4 मिनट 22 सेकंड का पूरा वंदे मातरम 22 उसमें वीर रस में गान करके हमने बुक मार्क बनाया है और बच्चों को हम फ्री बांटते हैं ताकि आज के बच्चे चलते फिरते उस QR कोड से पूरा वंदे मातरम सुने। इसी सरकार के रहते 2024 तक आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूं, कोई कोना नहीं छोड़ूंगा, पूरा वंदे मातरम भारत की संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।